नमस्कार, आर नायक हिंदी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे अध्ययन का विषय है जनतंत्र का जन्म कविता, जो कि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित कविता है। तो चलिए आज इसका हम अध्ययन करते हैं। इसका अध्ययन करने से पहले हम रामधारी सिंह दिनकर उनके बारे में थोड़ा सा सिर्फ जीवन परिचय प्राप्त कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। जो रामधारी सिंह दिनकर जी है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं और साहित्य जगत में बहुत ही क्रांति करने वाले या क्रांति के सूर्य नाम से जाने जाने वाले प्रमुख कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। दिनकर उनका उपनाम है, जिसका अर्थ होता है सूर्य। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर सन 1908 में बिहार के बेगूसराय जिले में हुआ था के सिमरिया गांव में, तथा उनकी मृत्यु 24 अप्रैल सन 1974 में हुआ था। अपने जीवन में उन्होंने अध्यापक पद से लेकर उप रजिस्ट्रार, हिंदी विभाग अध्यक्ष, राज्यसभा में मनोनीत सदस्य तथा भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति जैसे अत्यंत सम्मानित पदों पर कार्य किया। इसी बीच उनकी साहित्य साधना भी जारी रही। उन्होंने बहुत सारे साहित्य लिखे, जिसमें उनका गीति नाट्य है उर्वशी, और पद्य साहित्य में रेणुका, हुंकार, बाबू, सीपी और संग, कुरुक्षेत्र, रश्मिनत्थी, परशुराम की प्रतीक्षा आदि पद्य नाटक लिखे हैं, पद्य साहित्य लिखे हैं। गद्य साहित्य में संस्कृति के 4 अध्याय, मिट्टी की और, रेत के फूल, शुद्ध कविता आदि की खोज उन्होंने लिखी है। तो उनकी जो प्रसिद्ध कविता है जनतंत्र का जन्म, ये उस समय लिखा गया था जब भारत आज़ाद हो गया था, और जनता जो अपने द्वारा चुने गए नेता से अपेक्षा करती थी कि उनकी अपेक्षाओं पे खरे उतरेंगे, जनता की समस्या को समझेंगे और जनता के हित में कार्य करेंगे, परंतु ऐसा कुछ हो नहीं रहा था। और इसी समस्या की ओर जब रामधारी सिंह दिनकर ध्यान गया, तो उन्होंने इन सारे मुद्दों की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए क्या किए थे, शासन पे बैठे अधिकारियों को ध्यान आकर्षित करने के लिए कविता लिखी, जनतंत्र का जन्म। तो देखिए इसमें क्या बताया है कि राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर ने जनतंत्र का जन्म कविता के माध्यम से जनता के सर्वशक्तिमान होने की घोषणा की है। राजतंत्र समाप्त हुआ, तानाशाही समाप्त हुई और जनतंत्र का जन्म हुआ। अत्याचार की अति होने पर जनसामान्य का धैर्य टूट जाता है और क्रांति घटित होती है। स्वतंत्रता आंदोलन के रूप में वह एक क्रांति घटित हुई। कवि घोषणा करते हैं कि तत्कालीन राष्ट्र की 33 कोटि जनता के लिए 33 कोटि सिंहासन तैयार किया जाए। साथ ही कवि जनता को यह भी समझाते हैं कि पूजना है तो किसानों और मजदूरों को पूजो, क्योंकि ये ही स्वतंत्र भारत के भाग्य विधाता है। इस प्रकार जनतंत्र के जन्म के कारक तत्वों एवं जनतंत्र की शक्ति बिंदुओं को कवि ने ओजस्वी और प्रभावी भाषा शैली में अभिव्यक्त किया है। ये मतलब इस कविता के माध्यम से कवि ने ये बताने का प्रयत्न किया है कि जो स्वतंत्रता हमें प्राप्त हुई है और जो हमें एक महत्वपूर्ण शक्ति प्राप्त हुई है, उस शक्ति का सदुपयोग करो और शासन प्रशासन पे जो व्यक्ति बैठे हैं, जो हमारे हित के बारे में यदि सोचते हैं तो उसे आगे बढ़ाओ, और जो हमारा अहित चाहते हैं, जो हमारी समस्या को नहीं समझते हैं, उनको पद से गिरा दो, क्योंकि जो जनतंत्र का शासन है वो जनता के हित का शासन है और जनता ही बलवान है। तो देखिए इन्होंने अपनी कविता के माध्यम से क्या बताने का प्रयत्न किया है कि सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, दो राह समय के रथ का घर घर ना सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। देखिए ये 4 पंक्तियों में क्या बताते हैं कि सदियों से दबे हुए लोगों के भीतर अब जागृति आ गई है, यानी अब जनता जागृत हो गई है। जो आम जनता पहले शांति और कमज़ोर समझी जाती थी, अब वह अपनी ताकत को पहचान रही है। समय बदल रहा है और यह परिवर्तन इतना शक्तिशाली है कि अब सत्ता पर बैठे लोगों को हटना पड़ेगा, क्योंकि जनता खुद आगे बढ़ना चाहती है। मतलब क्या कह रही हैं कि देखो सदियों से मतलब इतने सालों की पीड़ा से व्यक्ति, जो आम जनता है वो तड़प रही है, और उसमें अब चिंगारी की लहर उठ रही है, धुआं निकल रहा है। और यदि मिट्टी, देखिए क्या बोल रहे हैं, सदियों से ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मतलब जो
हमारे मन में जनता के प्रति, जनता के मन में जो आक्रोश था वो अब धीरे धीरे सुगबुगा उठा है। ठीक है, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है। मिट्टी से हमने व्यक्ति को उठाकर सोने का ताज पहना दिया और वो ताज पहन के इठला रही है। दो राह समय का घर घर नाच सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। कि कहने का मतलब, तुम्हें जब सोने का ताज हमने पहनाया है तो तुमने जनता का ध्यान रखना चाहिए और जनता के हित की बात करना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं हो रहा है। तो दो राह समय के रथ का घर घर नाच सुनो, यानी अब समय आ गया है, जनता जागृत हो गई है और सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। कि अब यदि तुमने नहीं सुना तो जनता क्या करेंगी, तुमको पद से हटा देंगी, गिरा देंगी और खुद अपना शासन लागू करेगी। जनता है जनता, हाँ मिट्टी की अबोध मूर्तें वहीं, जाड़े पाले की कसक सदा सहने वाली, जब अंग अंग में लगे सांप हो चूस रहे, तब भी ना कभी मुंह खोल दर्द कहने वाली। देखिए इस चार पंक्ति में क्या बताने का प्रयत्न कर रहे हैं कवि, कि यह वही आम जनता है जो हमेशा कठिन परिस्थितियों में, यानी ठंड, गरीबी, दुख को सहती रहती है। वह अपने दुखों को कभी खुलकर नहीं कहती, बल्कि चुपचाप सब कुछ सहन करते रहती है, चाहे उस पर कितना भी अत्याचार हो। यानी क्या कह रही है, जनता हाँ मिट्टी की अबोध मूर्तें वही, जनता क्या है, मिट्टी की अबोध मूर्तें हैं, जाड़े पाले की कसक सदा सहने वाली, यानी जो ठंडी गर्मी जितनी भी समस्या को वो क्या कहती है, बिल्कुल चुपचाप होकर सहती है। जब अंग अंग में लगे सांप हो चूस रहे, मतलब अंग अंग में सांप यानी शोषण करने वाले, जो जनता को चूसने वाले, जनता का शोषण करने वाले, तब भी अपने मुख से वो एक शब्द नहीं कहती है, अपने दर्द को बयान नहीं करती है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या बताया कि यहाँ कवि व्यंग करते हैं कि लोग अक्सर जनता के नाम पर बड़ी बड़ी बातें तो वो बहुत करते हैं कि लेकिन वास्तव में उसकी राय या उसकी भावना को समझने की कोशिश नहीं करते। जनता की पीड़ा को केवल शब्दों में ही स्वीकार किया जाता है, पर उसकी सच्चाई आवाज़ को महत्व नहीं दिया जाता है। देखिए यहाँ पे कैसा हो गया है कि जनता हाँ लंबी लंबी जीप की वही, यहाँ से एक चीज़ शायद चले गया है, हट गया है एक पंक्ति, कोई बात नहीं, हाँ है। देखिए जनता हाँ लंबी बड़ी जीप की वही कसम, जनता सचमुच ही बड़ी वेदना सहती है, सो ठीक मगर आखिर इस पर जनमत क्या है, यह प्रश्न गूढ़ है, जनता इस पर क्या कहती है। तो देखिए क्या कह रही है कवि, इस चार पंक्तियों में क्या अर्थ है कि यह कवि व्यंग करते हैं, क्या व्यंग करते हैं कि लोग अक्सर जनता के नाम पर बातें तो करते रहते हैं, लेकिन वास्तव में उसकी राय या उसकी भावनाओं को समझने की कोशिश ही नहीं करते हैं। जनता की पीड़ा को केवल शब्दों में स्वीकार नहीं किया जाता, वह उसकी सच्ची आवाज़ को महत्व ही नहीं दिया जाता है। मतलब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि देखो सिंपल समझने वाली बात है कि ये नेता या शासन प्रशासन में बैठे हुए व्यक्ति के बारे में व्यंग कर रहे हैं कि वो अपनी जब सत्ता उसको मिल जाती है, गद्दी पे बैठ जाता है, तो वो उस गद्दी का दुरुपयोग करता है, वो अपने सुख के लिए, अपने हित के लिए उसका इस्तेमाल करता है, पर जनता के हित के लिए बात नहीं करता है। और जनता को वो उल्लू बनाते रहता है और जनता उल्लू बनते रहती है। पर लेखक ये समझाना चाहते हैं कि ये लोकतंत्र है, जनता का शासन है। जनता जिस दिन जागृत हो गई, जिस दिन उसकी जो आग है वो लपटें उठने लगी ना, अभी सुगबुगा रही है जनता, पर जिस दिन उसकी लपटें उठने लगेंगी ना, वो सत्ता और शासन में बैठे हुए व्यक्ति को क्या कर सकती है, पद से हटा सकती है, गिरा सकती है। जैसे वो उसने गद्दी पे बैठाया है उसी तरह उसको उठा के पटक भी सकती है। तो जो आगे वाला जो नेता है, जो बड़े बड़े अधिकारी है, वो जनता को ऐसे ही समझ रहे हैं कि वो कुछ नहीं कर सकती है, जितने भी अत्याचार कर लो, जितने भी जो भी है उल्लू बना लो, जैसे भी कर लो वैसे ही सहन करते रहेगी। पर वो जानता नहीं है कि जनता का यदि दिमाग सरका तो वो उसको पद से भी हटा सकती है, गिरा सकती है, पूरा शासन प्रशासन बदल सकती है। ठीक है, देखिए अब नेता या शासन पे बैठे हुए व्यक्ति जनता को क्या समझते हैं, मानो जनता हो फूल जैसे एहसास नहीं, जब चाहो तभी उतार सजा लो दोनों हाथों में, अथवा कोई दूध मुही जैसे बहलाने के जंतर मंतर सीमित हो चार खिलौने में। देखिए जनता के बारे में बोल रहे हैं, हाँ, लेकिन होता है भूडोल बडंबर उठते हैं, जनता जब कोपाकुल हो भकुटी चढ़ती है, दोहरा समय के रथ का घर घर नाच सुनो, सिंहासन खाली करो कि
जनता आती है। इसका मतलब क्या है कि मैंने पहले बताया, क्या बता रहे हैं कि सत्ता पर बैठे लोग जनता को कभी कभी खिलौना या कमज़ोर समझ लेते हैं, जैसे उसे आसानी से बहलाया जा सकता है। लेकिन जब यही जनता गुस्से में आ जाती है तो वह बहुत बड़ी ताकत बन जाती है और सब कुछ बदल सकती है। इसलिए चेतावनी दी जाती है कि समय की आवाज़ को सुनो और जनता सत्ता संभालने के लिए आ रही है। यदि जनता के हिसाब से तुम नहीं चलेंगे तो जनता तुम्हारी सत्ता को बदलने की ताकत रखती है। यानी क्या बोल रहे हैं, क्या कह रही है, दो राह समय के रथ का घर घर ना सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। ठीक है, देखो अब ये वाली पंक्तियाँ देखेंगे। हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती है। हुंकारों से मतलब क्या कह रहे हैं कि जब बगावत होती है ना तो अच्छे अच्छे महल की नींव उड़ जाती है। सांसों के बल से ताज हवा में उड़ता है। क्या बोल रहे हैं कि सांसों के बल से जब बगावत होती है, क्रांति होती है, तो इतने बड़े बड़े जो बड़े बड़े महल है वो ढह जाते हैं। सांसों के बल से ताज हवा में उड़ता है, यानी ताजमहल सांसों के बल पे उड़ता है। जनता को रोके रहा समय में ताप कहाँ, कि जनता जब अपना क्रांति पे उगल आती है ना, आगे बढ़ जाती है ना, तब उसको कोई भी नहीं रोक सकता। वह जिधर चाहती है काल उधर ही मुड़ता है। यानी जब जनता का दिमाग सरकता है और फिर जब वो बगावत करती है, क्रांति करती है, तो वो किसी के रुके नहीं रुकती है। कवि इन पंक्तियों में जनता की अपार शक्ति को दर्शाता है। वे कहते हैं कि जब जनता अपनी आवाज़ उठाती है तो बड़े बड़े महल यानी सत्ता और राजशक्ति भी हिल जाती है और राजाओं के ताज तक गिर जाते हैं। अर्थात जनता की ताकत के सामने कोई भी शासन प्रशासन टिक नहीं सकता। समय और इतिहास भी जनता की इच्छा के अनुसार बदल जाते हैं। जनता को रोकने की शक्ति किसी में नहीं होती है। जहाँ जनता जाना चाहती है वहीं समय की दिशा मुड़ जाती है। तो समय के रथ का घर घर नाच सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। अब 2 शताब्दियों सशस्त्र का अंधकार बीता, गवाक्ष अंबर के दहके जाते हैं। यह और नहीं कोई जनता के स्वप्न अजय चीरते तिमिर का वृक्ष उमड़ते आते हैं। तो देखिए कितनी अच्छी पंक्ति कहा है कि लंबे समय से चला आ रहा अंधकार अज्ञान अब समाप्त हो रहा है। जनता के सपने और इच्छाएं अब जागृत हो रहे हैं और वे अंधकार को चीर कर उजाले की ओर बढ़ रहे हैं। ये परिवर्तन जनता की चेतना का ही परिणाम है। अब देखिए और आगे की पंक्ति, सब ये विराट जनतंत्र जगत का आ पहुँचा, 33 कोटि हित सिंहासन तैयार करो, अभिषेक आज राजा का नहीं प्रजा का है, 33 कोटि जनता के सिर पर मुकुट धरो। देखिए कितनी अच्छी पंक्ति है। क्या बोल रहे हैं कि अब दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक या लोकतंत्र स्थापित होने जा रहा है। यह समय किसी राजा के अभिषेक का नहीं है बल्कि जनता को सत्ता सौंपने का है। पूरे देश जनता ही, पूरा देश की जनता ही अब असली शासक बनेगी। यानी अब हमारे देश में लोकतंत्र स्थापित हुए और लोगों का तंत्र यानी जो जनता है वही सच्चे शासन की क्या है, अधिकारी है। और यदि तुम्हें लोकतंत्र को यदि अपनाए हैं तो पूरे जो 36 कोटि देवता को जिस तरह से हम मान देते हैं, सम्मान देते हैं, उसी तरह हमारे जो 33 कोटि लोग हैं उसके लिए वही उस शासन पे विराजमान है। तो उसके अभिषेक की तैयारी करो। आरती लिए तू किसे ढूंढता है मूर्ख, मंदिरों राजप्रसादों में तहखानों में देवता कहीं सड़क पर गिट्टी तोड़ रहे, देवता मिले खेत में खलियान में। देखिए कितनी अच्छी पंक्ति कहा है। कवि कहते हैं कि ईश्वर या महानता को मंदिरों या महलों में ढूंढना व्यर्थ है। असली देवता तो वे आम लोग हैं जो सड़कों पर मेहनत करते हैं और खेतों में काम करते हैं। यानी सच्ची शक्ति और सम्मान मेहनतकश जनता में ही है। देखिए बोल रहे हैं, क्या बोलते हैं कि आरती के लिए तू कहाँ कहाँ भगवान को मंदिरों में इधर उधर ढूंढ रहा है। यदि तू ढूंढना चाहता है ना तो जो भगवान है तुझे गिट्टी तोड़ते हुए दिखेंगे, खेतों में काम करते दिखेंगे, खलियानों में काम करते देखेंगे। कहने का मतलब जो मेहनतकश व्यक्ति है ना, मेहनतकश जनता है, उसमें भी भगवान विराजमान है। और अब उसकी आराधना, उसको पूजना और उसके मेहनत का सम्मान करना हमें चाहिए। बनने को है फावड़े और हल राजदंड धूस रस्ता सोने से सिंगार सजाती है।
दो राह समेट के रथ का घर घर ना सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। इसका मतलब क्या है? बनने को है फावड़े और हल, राजडन धुसरत्ता सोने से सिंगार सजाती है। देखिए क्या बोल रहे हैं कि अब समय आ गया है कि खेती के औजार यानी जो हल और फावड़ा ही सत्ता के प्रतीक बनेंगे, यानी मेहनत कश वर्ग ही शासन करेगा। समाज का साधारण जीवन ही अब सबसे मूल्यवान बन रहा है। अंत में फिर चेतावनी दी गई कि समय की आवाज़ सुनो, जनता सत्ता संभालने आ रही है, इसीलिए पुराने शासक को अब हट जाना चाहिए। ठीक है, तो सार रूप में हम इन पंक्तियों का भाव ये है कि जनता ही सबसे बड़ी शक्ति है और अब वह जनता जागरूक होकर आगे बढ़ रही है और सत्ता में जैसे ही वह आगे बढ़ेगी तो सत्ता में निश्चित ही परिवर्तन हो जाएगा। यानी लेखक ये समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि जो शासन प्रशासन पे बैठे हुए व्यक्ति है कि अब जनता को उल्लू मूर्ख ना समझे, वो सब कुछ समझती है। जिस दिन उसका दिमाग सरका उस दिन वो व्यक्ति को या नेता को सत्ता पे बैठा भी सकती है और गिरा भी सकती है, पूरे शासन प्रशासन को वह बदल सकती है। ये समझाने का प्रयत्न किया है। तो आशा करते हैं कि आप